अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरएसएस को लेकर अप्रैल 2016 में एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने आरएसएस से मुक्त भारत की वकालत करते हुए कहा था कि हमें सांप्रदायिक शक्तियों की गतिविधियों पर लगाम लगाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि देश के लोकतंत्र को बचाने और एकता को बनाए रखने के लिए तमाम गैर बीजेपी और गैर आरएसएस संगठनों को एक बैनर तले आना होगा। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई 2019 में एक खबर आई थी कि नीतीश की पुलिस से बिहार में आरएसएस नेताओं के डिटेल्स इकट्ठा कर रही है। स्पेशल ब्रांच के एसपी ने 28 मई 2019 को एक पत्र लिखकर तमाम डीएसपी को यह आदेश दिया था कि वे एक हफ्ते के अंदर आरएसएस और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों के नाम, फोन नंबर, प्रोफेशन और पते का विवरण उपलब्ध कराएं। जिन संगठनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था उनमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण समिति, धर्म जागरण समन्वय समिति, हिंदू राष्ट्र सेना, राष्ट्रीय सेविका समिति, शिक्षा भारती, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दुर्गा वाहिनी, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेल संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ, हिंदू महासभा, हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू पुत्र संघ शामिल हैं। इस रिपोर्ट के फॉलोअप की हमें जानकारी नहीं, लेकिन दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन के खिलाफ जिन दक्षिणपंथी संगठनों ने हिंसा से भरपूर आक्रामक रुख अख्तियार किया, उनमें से कुछ वो संगठन भी शामिल हैं जिनकी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश 5 साल पहले स्पेशल ब्रांच के एसपी ने दिया था। ताज़ा सूरत हाल ये है कि दरभंगा नगर निगम कार्यालय में तोड़फोड़, गाली गलौज, दुर्व्यवहार और जानो माल को नुकसान पहुंचाए जाने के खिलाफ नाजिया हसन ने 24 नामजद और 100 से ज्यादा नामालूम व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। इससे पहले आरोपित व्यक्तियों ने नाजिया हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन पर पाकिस्तान और आईएसआई का एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया था। हम आपको याद दिलाते चलें कि दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने 27 मई को एक फेसबुक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग हिंदू भाई से उतना ही स्नेह रखते हैं जितना मुस्लिम भाई से। हम लोग पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी आरएसएस से, क्योंकि दोनों टू नेशन थ्योरी के समर्थक रहे हैं। इस पोस्ट के खिलाफ भाजपा और हिंदू संगठनों से जुड़े नेताओं ने 1 मई को नाजिया हसन का पुतला दहन किया और उनके कार्यालय में तोड़फोड़ मचाई। उनके नेम प्लेट को भी उखाड़ दिया गया। इस हुड़दंग में वार्ड पार्षद भी शामिल थे। इस पूरे मामले में भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में एनएसयूआई के नेशनल सेक्रेटरी शादाब अख्तर ने जानकारी दी। दरभंगा में भाजपा के 2 मंत्री हैं और 9 विधायक हैं, और ये मंत्री विधायक मिलके कंप्लीटली ये करते हैं कि ये अपनी जगह पे एक मीटिंग करते हैं और डेली का ये इनका मीटिंग होता है। जो आरएसएस भाजपा जो नैरेटिव सेट करती है, और ये नैरेटिव वहाँ से ही बनाया जाता है और लाके फिर लोगों से सोशल मीडिया पर लिखवाया जाता है। आपने देखा होगा कि डिप्टी मेयर नाजिया हसन के प्रकरण में जिस तरीके से भाजपा के पार्षदों ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट किया, तोड़फाड़ किया, ये इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है। क्योंकि आरएसएस भाजपा वाले ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनके इतिहास के बारे में पढ़े और उनके इतिहास के बारे में खंगाला जाए, क्योंकि इनका इतिहास ही बहुत संगीन रहा है। जो गांधी को मारने वाला इस देश में जो संगठन है वो आरएसएस ही है, और उन्हीं के लोगों ने उनकी हत्या की। तो ये नहीं चाहते हैं कि ये युवा नौजवान और यहाँ के लोगों को पता चले। और आरएसएस का फाइनेंशियल बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो है वो दरभंगा से ही चलता है, क्योंकि इनके 2 मिनिस्टर और 9 विधायक हैं। और यहाँ पर जो एक मारवाड़ी का जो विशेष समुदाय है वो इनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करता है। और नाजिया हसन जी के बारे में जिस तरीके से एक महिला डिप्टी मेयर है, मुस्लिम डिप्टी मेयर है, और ये लोगों की मदद कर रही हैं, काम कर रही हैं उनके लिए, तो उनके खिलाफ इंडियन मुजाहिदीन से उनके नाम को जोड़ा जाना बहुत शर्मनाक है। जबकि उनका भाई 25-26 साल से सेना में है और अभी इंडिया पाकिस्तान युद्ध में वो इंडिया की तरफ से लड़े भी थे। तो ये सामाजिक माहौल को ख़राब करता है, और जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे पावरफुल बने बैठे हैं, ये प्रशासन पे भी कम्प्लीटली दबाव देते हैं, और दबाव देते हैं जिसकी वजह से प्रशासन भी विफल रहती है, बहुत ज़्यादा कुछ उन लोगों के खिलाफ नहीं कर पा रही, और इससे उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। ये सरेआम किसी को भी गाली दे देते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं जो आरएसएस के बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ पे जो ये एकदम स्प्रेड हो रहा है नफरती भाषण जो यहाँ पे सुबह शाम लोग फेसबुक पे आके दे रहे हैं और एक दूसरे को धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, तो ये बहुत निंदनीय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस चाहती नहीं है कि उनका इतिहास लोगों के सामने आए, जो उनके इतिहास के बारे में लोग पढ़े तो उस पर चर्चा हो। इस वजह से ये लोगों को डराती धमकाती है। और नाजिया हसन जी ने अपने जो पोस्ट में लिखा, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ गलत लिखा हो, सही ही लिखा है उन्होंने। तो बजरंग दल और आरएसएस और भाजपा, ये तीनों एक तरीके से पूरा कब्जा जो है मिथिला क्षेत्र में बना करके यहाँ का माहौल ख़राब करने का काम जो है हमेशा करती रही है। और आगे भी इनका यही उद्देश्य रहता है कि कैसे आपसी भाईचारा को ख़त्म किया जाए, यहाँ पे दंगे फैलाए जाए, मारपीट की जाए। हाल के वर्षों में भाजपा की राजनीतिक शक्तियों के साथ साथ बिहार में आरएसएस का विस्तार भी तेज गति से हुआ है। उसकी शाखाएं बढ़ी हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। डेक्कन हेराल्ड ने पीटीआई के हवाले से अगस्त 2024 में एक रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट की हेडलाइन थी, बिहार में आरएसएस और बीजेपी का आधार मजबूत करने में नीतीश ने मदद की। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने विभाजनकारी शक्तियों से हाथ मिलाकर आरएसएस और बीजेपी को अपना विस्तार करने में लगातार सपोर्ट किया है। आरएसएस के प्रति नीतीश कुमार के बदले हुए रवैये पर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान कहते हैं कि नीतीश कुमार कभी अपने वादे पर नहीं टिकते। नीतीश कुमार कुछ साल पहले तक कहते थे कि वो आरएसएस मुक्त बिहार को बनाएंगे। क्या लगता है क्यों तब्दीली आ गई? अरे गिरगिट भी शर्मिंदा है रंग बदलने में नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार के वादे का आपको न जाने किस वजह से एहतराम है। ये सच कभी अपने वादे पे टिका है? इसने कहा था मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन कहाँ गया आज? इसलिए उनका वो नहीं है। जमीर बेचकर कुर्सियों से प्यार करते हैं ये लोग, यही कारोबार करते हैं। नाजिया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी को उनके फेसबुक पोस्ट से दिक्कत थी तो उसे फेसबुक पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। नगर निगम कार्यालय में तोड़फोड़ करना किसी भी तरह से उचित नहीं था। आपको बताते चलें कि फेसबुक पर ऐसे कई अकाउंट हैं जो बीजेपी के बारे में बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। दक्षिणपंथी उस तरफ तवज्जो नहीं देते, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान आरएसएस या बीजेपी के खिलाफ अपनी राय रखता है तो वे उस पर टूट पड़ते हैं। इसके पीछे की मंशा जाहिर करते हुए अख्तरुल इमान कहते हैं कि आरएसएस और भाजपा वाले मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं, हालांकि डरना मुसलमानों की खमीर में शामिल नहीं। हिंदुस्तान में आरएसएस के लोगों ने मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी व मान लिया है, और आप जो देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों के जो घर तोड़े जा रहे हैं, दाढ़ियाँ नोची जा रही हैं, टोपियाँ उछाली जा रही हैं, उनके मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं, ये उनका एक तयशुदा मंसूबा है कि मुसलमानों को इतना खौफ ज़दा करा दिया जाए कि मुसलमान अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाए और वो गुलामाना ज़िंदगी जीने पर बसर हो जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मुसलमान जामे शहादत पीने के लिए भी तैयार रहता है और इसके खमीर में गुलामी है ही नहीं। और अभी जो कुछ वो हुआ है, ये बदतरीन तमाशा किया है इन लोगों ने, बदतरीन तमाशा किया है। आज़ादी इजहार की हमको हक़ है, अपने इजहार की आज़ादी का मुझे हक़ है, और यकीनन है कि बीजेपी के नापाक जो मंसूबे हैं, आरएसएस के जो नापाक मंसूबे हैं, बाबरी मस्जिद का जिस तरह इंतजाम हुआ और खुल्लम खुल्ला 2002 में जो मुसलमानों की नस्ल खुशी हुई गुजरात में, और उसके बावजूद जिस ढटाई के साथ नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम इस तजर्बे को दोहराएंगे और गौरव यात्रा निकालेंगे, तो ये तो उनके खमीर में है। इसलिए उनके खिलाफ जो कुछ भी उन्होंने किया है, जुल्म किया है, मैं तो कहता हूँ कि इस मामले में पूरी तहरीक उठनी चाहिए। और हमारी जो सोकल सेकुलर पार्टियां हैं जो बीजेपी के नजरियात के खिलाफ आवाम का वोट मांगती हैं, क्या उनके मुंह खोलने का हक नहीं आया? क्या उनके लिए आवाज बुलंद करने का मौका नहीं आया? हम लोग तो पेदर पे आवाज उठाई नहीं। पूरे मुल्क में कहीं भी दर्द गम की बात हो, अगर कोई रोता है तो उसका नाम ओवैसी है, कोई बात उठाता है तो उसका नाम एमआईएम है। तो यकीनन है कि बहुत रजील हरकत उन लोगों ने की है और यह शर्मनाक वाकया है। और ये नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हम कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम क्राइम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नीतीश कुमार जी के लिए इम्तिहान की घड़ी आ गई। मैंने कहा कि पिछले दिनों में आपने वो किया था, चौबे जी के बेटे को आपने वो किया था, जेल भिजवाया था। चलिए एक अच्छा काम आपने किया था। मामला यह है कि आज नीतीश कुमार चुप क्यों है? अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जीवन की आखिरी पारी खेल रहे हैं।
नीतीश कुमार को इस पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ होम के जिम्मेदार वो हैं। जो कुछ उस महिला के साथ हुआ है, आप कह रहे हैं कि हम निकायों के इलेक्शन में औरतों को भागीदारी दे करके, पुलिस में औरतों की बहाली करके, टीचरों में, सरकारी नौकरियों में इसकी भागीदारी करके हम सशक्त बना रहे हैं महिलाओं को। यही सशक्तिकरण है महिलाओं का, है ना। यकीनन है कि बहुत ही नाइंसाफी हुई है उनके साथ। अब्दुल ईमान को शिकायत है कि बिहार के मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने नाजिया पर हो रहे हमले के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं किया। हमारी जो मिल्ली तंजीमें हैं, मुझे मिल्ली तंजीमों से इस वक्त बड़ी दुख और तकलीफ पहुंच रही है कि ताजियत के नाम पर भी एक नहीं हो पा रहे। हालिया दिनों में, पिछले दिनों में कई वहशियाना वाक़यात हुए, है ना। मासूम जाकिर कुरैशी की मॉब लिंचिंग हुई, इश्तियाक को बिला वजह उनके सीने पे गोलियां चलाई गई यहाँ शाहपुर कमाल में, और एक लड़का अरमान को, 12-14 साल लड़का को दुल्हिन बाजार में कुचल कर मारा गया। मैं कह रहा हूँ ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग आवाज उठाएंगे। पॉलिटिकल लोगों के मामलात में बहुत सारी चीजें उनके दिखावे की भी होती हैं, लेकिन जो लोग नेक नियति के साथ, पाकबाजी के साथ, राष्ट्रबाजी के साथ काम करते हैं, वो हमारी मिल्ली तंजीमें हैं। आखिर हमारी मिल्ली तंजीमें क्या पूरी जमात का कत्ल होगा तब ये बैठेंगे? हमारी मिल्ली तंजीमों से हमारी गुजारिश है कि इस वक्त क्यों नहीं सर जोड़ कर बैठे आप, मुत्तहिदा तौर पर आपका एक मेमोरेंडम क्यों नहीं किया कि जाकिर कुरैशी का कसूर क्या था। रसूलुल्लाह की हदीस की लोग तौज़ीह करते हैं कि पूरी उम्मत एक जिस्म वाहिद की तरह है, और किसी भी अज़ो को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। तो फिर हमारा ये मिल्ली वजूद मुतासिर क्यों नहीं हो रहा है, एक बड़ा सवाल है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि बिहार अल्पसंख्यक आयोग के नए बने अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी इस दिशा में कोई कार्रवाई करेंगे। और ये माइनॉरिटी कमीशन, अभी बलियावी साहब हैं, गर्जे मुझको उनके सियासी कारकर्दगी से इख्तलाफ है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस वहदे पे अभी फायज हुए हैं, है ना, वो वहदा बड़ा बावकार वहदा है, वो मुनसिफाना वहदा है। और वो वहदा आज बलियावी साहब को उनके आलिमाना वकार की वजह से नहीं मिला है, मुसलमानों के सदक़े में मिला है, माइनॉरिटी की वजह से। तो मैं चाहूँगा कि वो बैठ करके वहाँ से फैसला लें कि माइनॉरिटी के एक खातून के साथ जो इस तरह जिल्लत और रुसवाई हुई है, ये माइनॉरिटी कमीशन का वजूद किस लिए है? माइनॉरिटी कमीशन का वजूद इसलिए है कि माइनॉरिटी पर हो रहे जुल्म, उस पर हो रही नाइंसाफी के खिलाफ वहाँ से फौरी तौर पर कार्रवाई हो। मौजूदा हालात पर टिप्पणी करते हुए बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद कहते हैं, दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन के साथ जो कुछ हुआ पिछले दिनों, वो असल में बहुत ख़तरनाक संकेत है। एक तो दरभंगा के साथ ख़ास बात यह है कि वहाँ की जो मेयर हैं और जो डिप्टी मेयर हैं, दोनों मुस्लिम हैं, हालांकि दोनों अलग अलग पार्टी की हैं। तो पिछली बार याद होगा आपको कि जो मेयर हैं अंजुम आरा, उनके ख़िलाफ़ भी काफ़ी माहौल बनाया गया था उनके एक बयान की वजह से। और इस बार तो जो डिप्टी मेयर हैं उनके बारे में उस तरह की खबर सामने मेन स्ट्रीम मीडिया में आई नहीं जैसे कि आनी चाहिए, क्योंकि उनको बाहर से बंद करके और जिस तरह के हमले किए गए, जिस तरह से तोड़ फोड़ किया गया, उसमें तो अब तक कई गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं। और जैसा कि बताया गया कि उन्होंने चूँकि आरएसएस के बारे में एक बयान दिया था, और कोई ऐसी बात नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि आरएसएस और पाकिस्तान की सोच एक जैसी है, दोनों टू नेशन थ्योरी के समर्थक हैं, तो ऐसी बहुत बड़ी बात तो उन्होंने नहीं कह दी थी। बहरहाल तो हुआ ये कि उसके बाद जो आरएसएस के लोग बताए जाते हैं, बजरंग दल के लोग बताए जाते हैं, उनके लोगों ने वहाँ पे हमला कर दिया। और वो वीडियो भी देखा जा सकता है जिसमें नाजिया हसन जो है वो गुहार लगा रही हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी भेजे या उनको बचाया जाए। फिर भी बहुत देर के बाद पुलिस वहाँ पहुँची। तो हुआ ये है कि नीतीश कुमार वैसे तो दावा करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, और एक उनका नारा भी था संघ मुक्त भारत। तो संघ मुक्त भारत की बात तो वो भूल गए, लेकिन कम से कम संघ के जो से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में जो शिकायतें आती हैं, जो हिंसा की बातें आती हैं, उस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए उनको। तो ऐसे भी ये बराबर मालूम होता है कि यहाँ जो है संघ की शाखाओं की संख्या बढ़ रही है, पहले के मुकाबले में काफ़ी कई गुना बढ़ी है, और गांव-गांव तक संघ जो है वो अपनी पैर फैला चुका है। और संघ के जो अधिकारी हैं, जो उनके प्रमुख हैं, उनका दौरा भी बार बार यहाँ होता है। तो असल में बात कहने का मतलब ये है कि संघ की वजह से जो मुसलमान प्रतिनिधित्व है, जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व है, वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते, और किसी न किसी बहाने छोटी छोटी बातों पर भी उनके खिलाफ हिंसात्मक रुख अपना लेते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए सोचने की बात है
अब वो किस हद तक सोचने की स्थिति में है, इस पर तो लोग सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार अभी सही सेहत में है, तो उनको सोचना चाहिए कि इस तरह जो संघ का से जुड़े हुए लोगों के बारे में हिंसा की खबरें आ रही हैं, वो कितनी चिंताजनक बात है। और जो कहते हैं कि उनके ज़माने में कोई दंगा फसाद नहीं होता है, उस पर भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरह का दंगा फसाद क्यों हो रहा है और दरभंगा को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए दरभंगा को टारगेट किया जा रहा है कि वहाँ डिप्टी मेयर और मेयर दोनों, मतलब प्रतिनिधित्व किसी तरह से पसंद नहीं है। वैसे भी जेडीयू में जो है एक भी मुस्लिम विधायक नहीं थे, वो तो बीएसपी के जीते हुए जमा खान आए उनके साथ। अब बीजेपी के बारे में मालूम है आपको, अगर आप देखिए जेडीयू में जो सरकार है, एनडीए की सरकार, उसमें एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं जमा खान, और कोई दूसरा मुस्लिम मंत्री है नहीं। और पिछले दिनों ये बात भी चर्चा में आई थी कि इसकी वजह से जो ज़िलों में जो फील्ड पोस्टिंग होती है, जैसे डीएम की पोस्टिंग है तो 38 ज़िलों में एक डीएम है, 40 पुलिस ज़िला में सिर्फ 2 जगह मुस्लिम एसपी हैं, 38 डीडीसी में सिर्फ एक मुस्लिम है, 101 एसडीएम में सिर्फ एक मुस्लिम है। इसी तरह से डीएसपी के जो 140 पोस्ट हैं उसमें लगभग 3-4 लोगों के बारे में बताया जाता है कि वो मुसलमान हैं। तो कुल मिलाकर संघ का असर ऐसे जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं उन पर भी हो रहा है, और जो मुस्लिम अधिकारी हैं उन पर भी हो रहा है। बिहार में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा वाले बातें भले ही विकास की करें, लेकिन कम्युनल पोलराइजेशन उनकी फितरत में शामिल है। बकौल अख्तरुल ईमान, नीतीश कुमार अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश थके हुए हैं और उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं, इसलिए अब बीजेपी और आरएसएस पर लगाम लगाने में नीतीश से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये बिहार के लोगों और सेकुलर पार्टियों को ही तय करना होगा कि वे बिहार को बिहार ही रहने देंगे या इसे यूपी, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड जैसा स्टेट बन जाने देंगे। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।